इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय दानिश, हाय विवेक, हाय आर्यन, थैंक यू सो मच सर। कैसे हो भाई, कैसे हो सारे के सारे? कैसी हो रही है ठंड, कैसी हो रही है वहां पे? जरा ये भी बताओ जरा कि धूप निकली है कि नहीं निकली है, और धूप में बैठ के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अभी तो धूप निकली होगी, धीरे धीरे ठंड होनी स्टार्ट हो गई अभी। बताइए, चश्मा साफ कर ले। तो चश्मा वालों के साथ दिक्कत ही है, वी हैव टू साफ देखने के लिए हमको चश्मा वापस साफ करना पड़ता है, वरना हमें भी साफ नहीं दिखता है। यस अरे साउंड लो इसलिए है क्योंकि मैंने वो लगाया नहीं है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? मैं लगाना भूल गई थी। अब आ रही होगी आवाज मस्त। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा ठंड है मैम, यस ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है। चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, छोटा सा चैप्टर है, आज ही की क्लास में खत्म कर देंगे। यस ये लास्ट चैप्टर है, बट ये आज ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए पहले करना है। इसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, वो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर संडे हम लोग क्लास लेंगे जिसके अंदर हम लोग अमाइंस खत्म करेंगे, ठीक है? सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है? चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपने को ये चैप्टर खत्म करना है, तो फालतू की बकवास नहीं करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शुरू करते हैं। सर ऐसे मत कर देना कि मेरे को काला कर दो। हाँ नॉर्मल कर दो। चलो भाई लोग शुरू करेंगे अब। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि ड्रग्स क्या होते हैं। देखिए अगर हम लोग ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स हमारे पास बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीजेस होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? अगर हो गए हैं तो हमें उनसे, मतलब अगर डिजीज कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई भी चीज हो रखी है तो या तो वो डिजीज को होने नहीं देते हैं, और अगर हो गया है तो फिर उसको रोकने का काम करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होते हैं? लो मॉलिक्यूलर मास वाले अपने केमिकल्स होते हैं। ये अपने पास मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, जैसे अपने पास प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, अपने हार्मोन्स हो गए, डीएनए हो गया, वहां जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और वहां से अपने जो डिजीजेस हो रहे होते हैं उसको रोकते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। याद रखना कि अपने पास जो ड्रग्स होते हैं वो सेल, यानी कि बॉडी का जो सेल है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसके ऊपर जाके इफेक्ट करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है जिससे हमारे पास जो भी डिजीज किसी भी इंसान को हो रहा होता है तो वो ट्रीट हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? थेरेपेटिक होता है एंड यूजफुल होता है हमारे लिए। इसी वजह से ऐसे ड्रग्स जो हमारी बॉडी के अंदर जाके एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करे, यानी कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी डिजीज या फिर कोई भी एलर्जी आपकी सही हो जाए, तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं मेडिसिन, ठीक है? मेडिसिन को हम कई सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। या तो हम पता लगाने के लिए यूज करते हैं कि भाई हमको कोई डिजीज है कि नहीं है, ठीक है? या फिर ये प्रिवेंशन करते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप्स वगैरह दी जाती हैं, ठीक है? और अगर डिजीज हो जाता है तो उस डिजीज को ट्रीट करने में भी हमारे पास हेल्प कौन करता है? यही मेडिसिन करती हैं। तो ड्रग्स और यही ड्रग्स जो मेडिसिन होती हैं, अगर इनको हाइयर डोजेज में ले लिया जाए, कि अगर आप, मतलब डॉक्टर ने बोला है कि भाई कफ सिरप है, ठीक है, एक ढक्कन लेनी है, तो मैं से नहीं आज एक ढक्कन नहीं लेंगे, आज तो मस्त सोने का मन है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है, मस्त पूरा एक बॉटल कफ सिरप पी के लेट गए हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो फिर मोस्ट मेडिसिन जो होती हैं ये पोटेंशियल पॉइजन्स की तरह काम करती हैं, कि शुरुआत में तो आपको लगेगा वाह मजा आ रहा है सर, हल्का हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे ये चीजें या तो एडिक्टिव हो जाती हैं या फिर आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से जितनी मेडिसिन दी जाती है उतना ही डोज में लेना चाहिए, उससे ज्यादा डोजेस में मेडिसिन को नहीं लिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, ड्रग्स का अगर क्लासिफिकेशन करें तो अलग अलग इफेक्ट्स के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट।
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारे पास ये बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या बॉडी के अंदर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हमारे पास करता है, तो ये अपने पास इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है मैं बताती हूँ, जैसे एनाल्जेसिक्स और एंटीसेप्टिक्स, ये दोनों अलग अलग तरीके की टाइप ऑफ मेडिसिन है। अब जैसे एनाल्जेसिक्स है, ये पेन को रिलीफ करने का काम करेगा, कि अगर कोई भी एनाल्जेसिक्स वाली मेडिसिन को लेता है तो उसके शरीर में जो भी पेन होता है उसको वो कम कर देता है। जैसे पेन रिलीविंग वाला होता है ना, वो कुछ हरी टेबलेट करके आती है जो गाँव में ऐसे ही जाते हैं और लेकर आ जाते हैं, मेरी नानी तो ये करती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पेन रिलीफ करने का काम करेगा। वहीं पर अगर आपने कोई एंटीसेप्टिक ले ली, वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं उनको मार देता है, उनको किल कर देता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारी बॉडी में जाके, कि पहला अपने पास है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि हमारी बॉडी में जाके ये क्या असर कर रहा है। हमारी बॉडी में कोई मेडिसिन जा रही है तो पेन रिलीफ कर रही है तो एनाल्जेसिक्स हो गया, ठीक है। वो हमारे पास फीवर कम कर रही है तो एंटीपायरेटिक हो गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके से बॉडी में जाने के बाद क्या असर है, उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे सेम डिजीज मल्टीपल ड्रग्स, तो अब अपने पास क्या होता है, कई बार है ना डिजीज सबको सेम है, ठीक है, कि लेट्स सपोज सबको फीवर हो रहा है, लेकिन कई बार है ना डॉक्टर, और फीवर के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, तो डॉक्टर क्या करता है ना, पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए वो एक कोई मेडिसिन चुन कर देता है, सबको सेम मेडिसिन नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, कि हमारे पास जो हम लोग ड्रग ले रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर कैसे काम कर रही है। पहला क्या था, बॉडी में क्या असर है। अब क्या है हमारे पास ड्रग एक्शन, कि अपने पास जो बॉडी के अंदर हम लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो ड्रग ले रहे हैं, ये बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या काम कर रही है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द, मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन द ड्रग, कि हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस अपने बॉडी में कर रहा है, कि जाने के बाद हमारी बॉडी में कर क्या रही है, वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये कैसे ग्रुप कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे वर्क एंड नॉट व्हाट दे ट्रीट, कि ये उस बेसिस पर है कि काम कैसे कर रहा है, ना कि क्या सही कर रहा है। ये वाला कौन सा ड्रग एक्शन, कि काम क्या है, ये नहीं, मतलब कि कैसे काम कर रहा है, ना कि वो हमारी बॉडी में क्या असर दिखा रहा है, ठीक है। तो पहला होता है इसके अंदर, जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो एंटीहिस्टामाइंस होते हैं अपने पास। एंटीहिस्टामाइंस जिन लोगों को एलर्जी होगी वो जानते होंगे। एंटीहिस्टामाइंस अपनी जैसे कई लोगों को ना एलर्जी हो जाती है, तो हिस्टामाइन अपनी बॉडी में एक केमिकल होता है जो प्रोड्यूस होता है, तो अगर वो बढ़ जाता है, जैसे डस्ट वगैरह की वजह से कई लोगों को अलग अलग एलर्जीज होती हैं, तो ये इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कि कुछ लोगों को बहुत खांसी आती है, स्किन पे रेडनेस हो जाएगी, बहुत सारी अलग अलग तरीके से एलर्जिक एक्टिविटीज अपनी बॉडी में हमको देखने को मिल जाती हैं। तो एंटीहिस्टामाइन क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द एलर्जी सिम्टम्स। तो क्या करेगा कि अपने पास कहीं बॉडी के अंदर हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, डस्ट की वजह से कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, तो जैसे वो डस्ट के कांटेक्ट में आता है उसको एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हिस्टामाइन वाला केमिकल है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो जब हम एंटी हिस्टामाइन वाली दवाई लेते हैं, दवाई का नाम होता है, टाइप होता है एंटी हिस्टामाइन, ये क्या करता है कि हिस्टामाइन जो है हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा, कि हिस्टामाइन जो केमिकल है उसको काम ही नहीं करने देगा। जब वो काम ही नहीं कर रहा तो हमारे पास जो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट ड्रग्स का सेम बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है ड्रग्स का। तो देखो हमारे पास क्या होता है ना, जिन चीजों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, जिन ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, वो जनरली सेम काम करती हैं, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर काम करती है मैं कहूंगी, ठीक है। जैसे अपने पास देखो ड्रग्स हैविंग सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफन शो सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, कि ये सेम चीज को आपको क्योर करने में काम करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें सल्फोनामाइड्स की, तो सल्फोनामाइड्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, इनका सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनका सिमिलर मेडिकल प्रॉपर्टीज ये लोग शो करेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर सेम है
तो हमारे पास काम भी इनका थोड़ा बहुत सिमिलर होगा कि अपनी बॉडी में जाके जो भी असर ये कर रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर असर करते हैं ये, ठीक है, क्योंकि एक ही फैमिली से जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स कि हमारे पास कैसे बायोमोलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स या फिर ड्रग टारगेट्स की तरह एक्ट करते हैं। अब सवाल आएगा मैम एक मिनट, ये ड्रग टारगेट्स क्या होता है? देखिए ड्रग टारगेट्स होता है कि अपने पास हमने ड्रग लिया, मेडिसिन ली, अब ये कहाँ जाकर काम कर रहा है, ये किसके ऊपर कैसे जाकर काम कर रहा है, वो ड्रग टारगेट होता है। कि मतलब वो नहीं होता आपने धनुष उठाया है ना और आप मार रहे हो तो आप किसी टारगेट पे मारोगे। उसी तरीके से जब हम कोई दवाई लेते हैं तो दवाई हमारे शरीर में जाके किस पर कहाँ असर करती है, वो अपने पास ड्रग टारगेट होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि अपने पास ये जो मेडिसिन होती हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, ये किस पे काम करते हैं, ये हमारे पास काम करते हैं ऑन प्रोटीन्स के ऊपर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कहीं पर भी उस मतलब हमने दवाई ली, ठीक है, दवाई जाएगी और अपने पास सपोज को प्रोटीन है तो कोई प्रोटीन अपना एज अ ड्रग टारगेट एक्ट करेगा, यानी कि वो दवाई बनी ही इसलिए है कि कोई इंसान जब उस दवाई को ले तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर जाकर जो है असर करे, तो वो प्रोटीन अपने पास ड्रग के टारगेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसी वजह से उसको टारगेट मॉलिक्यूल या फिर ड्रग टारगेट बोलते हैं। कि जो हमारे शरीर में जाके, जैसे अपने को कहीं हमला करना है तो अपने को हमला हम कर रहे हैं तो कहीं टारगेट होता है ना कि कहाँ हमला कर रहे हैं, उसी तरीके से होता है ये, ठीक है। तो ड्रग्स हैविंग कॉमन मॉलिक्यूलर फीचर्स यूजुअली एक्ट बाय द सेम मैकेनिज्म ऑन द टारगेट, कि जिनका ऑलमोस्ट फीचर्स सेम है तो सेम तरीके से एक्ट करेंगे। अगर सेम फैमिली से बिलोंग करे जैसे सल्फामाइड्स, तो ये भी अपने पास सेम तरीके से यहाँ पर एक्ट करते हैं, मतलब सेम चीज के ऊपर जाके एक्ट करेंगे, ठीक है। और ये मेडिसिनल केमिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई हमको अगर किसी को कोई मेडिसिन देनी है तो कौन से प्रोटीन पर जाके उसी स्पेसिफिक पे जाके काम करेगा। ये नहीं कि शरीर में पूरे पे तबाही मचा देगा, नहीं, वो किसी एक प्रोटीन पे जाएगा या फिर लिपिड पे जाएगा, किसी एक जगह जाकर उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ड्रग टारगेट इंटरैक्शन। ड्रग टारगेट इंटरैक्शन यानी कि हमारे पास टारगेट क्या हो गया कि जिसके ऊपर अपने ड्रग को जाके काम करना है, ठीक है। ड्रग हो गया जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, जो हमको तकलीफ हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स एक्ट करते हैं एज द ड्रग टारगेट। ये मैंने आपको बता दिया है कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ये ड्रग टारगेट की तरह एक्ट करते हैं कि ड्रग जाएगा और इसके ऊपर सीधा जाके वार कर देगा, ठीक है। तो अब देखो ये आपको बता दिया गया। तो जैसे हमारे पास एंजाइम्स आ सकते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जब हम लोग कौन सा कर रहे थे जिसमें कैटलिस्ट वाला था? सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, जब हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था तो उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट था किसका? ये एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है और ये हमारे शरीर के अंदर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर कोई भी ड्रग जा रहा है और किसी प्रोटीन पे लग रहा है तो उसमें टाइम लग सकता है, तो हमारी बॉडी जो है ना एंजाइम्स को रिलीज करती है जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो ड्रग, जो मेडिसिन हमने ली है उसका असर तेज कर देते हैं। ये अपना शरीर खुद ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये अपने पास बॉडी में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यानी कि बॉडी में एक तरीके से मैसेंजर का काम करता है कि भाई यहाँ पे ये चीज हो रही है, ऐसे हो रही है, तो शरीर को बताते हैं, ठीक है, आपस में कि लेट्स सपोज कहीं पे कुछ बैक्टीरिया आ गया तो अपने पास रिसेप्टर्स जो हैं वो सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन का काम करते हैं बॉडी के अंदर कि भाई वहां पे बैक्टीरिया आया है या फिर कहीं चोट लग गई तो वहां बताया जाता है कि भाई वहां चोट लग गई है, ऐसे करके मतलब कम्युनिकेशन का काम करता है ये। नेक्स्ट होता है कैरियर प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि अपने पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसके इधर से इधर जो ट्रांसफर करने का काम है प्रोटीन्स को अंदर से बाहर, ये अपने पास कैरियर प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। लास्ट में अपने पास आ गया
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए। तो अपने पास क्या काम कर रहे हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम। इसी वजह से आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, ठीक है। चलिए, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बनती है। तो यूजुअली ड्रग्स इंटरैक्ट विद एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स, सो दीज आर स्टडीड इन डिटेल। तो इसी वजह से अपने पास ड्रग है, तो ड्रग या तो एंजाइम पे असर करेगा या तो ड्रग असर करेगा रिसेप्टर पर, किसी भी प्रोटीन पर, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक चीज के ऊपर असर करता है और वहां से अपने को जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी शरीर के अंदर अपने को दिक्कत हो रही है, उस चीज को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। चलिए, तुम जो है थोड़ा सा और कर लो, फिर तुम्हारी चैट्स ऑन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ड्रग टारगेट्स की एंजाइम्स एज अ ड्रग टारगेट, कि अगर अपने पास एंजाइम है और वो ड्रग का टारगेट बना हुआ है, यानी कि एंजाइम के अंदर क्या है? खौफ का माहौल चला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ड्रग आ चुका है, मैं उसका टारगेट हूं, सीधा आते ही गोली मार देनी है उसने, ठीक है। तो किस तरीके से होता है देखो जरा। सबसे पहले होता है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, कि हमारे पास एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है। ये आई हैव दिस, क्या होता है ना, ये अपने पास एंजाइम है, ये अपने पास सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम के पास है ना एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट होती है, ये एंजाइम है अपने पास, ठीक है। अब एंजाइम के पास है अपने पास यहां पर एक्टिव साइट, ठीक है। तो एंजाइम आ गया, उसके ऊपर एक्टिव साइट आ गई, होगा क्या कि हमारे पास, अच्छा ये जो आपको दिख रही है ना येलो वाली, ये है अपनी एक्टिव साइट, कि यहां पर अपना सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। अपने पास सबस्ट्रेट होता है जो इसके ऊपर जाकर लगता है, ठीक है। मतलब इट्स मोर लाइक जैसे ताला होता है और चाबी होती है। तो जैसे ताले, हर ताले के लिए एक चाबी होती है ना, और अगर आपने चाबी दूसरे डिजाइन की यूज कर ली तो वो ताला नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि अपने पास ये है एक लॉक, ठीक है। अपने पास किसका मैसेज आ रहा है? नहीं, एक्चुअली मेरे फोन का मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। जो मेरा फोन है उसका अगर आप देखें तो ये जो वॉल्यूम बटन है ये गायब हो चुका है फोन का, ठीक है। तो या तो मेरे को सेटिंग्स में जाके जो है इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा, क्लास के टाइम इसकी वॉल्यूम जो है वाइब्रेट वगैरह पे सेटिंग्स में जाके डालनी पड़ती है, तो फिर ये फिर ऐसे ही रहता है, ठीक है। काफी टाइम तक, जब तक आलस नहीं आ रहा होता। खैर, तो हम लोग बात करते हैं एंजाइम है ना, तो अपने पास एंजाइम की ये वाली साइट एक स्पेसिफिक डिजाइन की है, ठीक है। तो ये अपने पास काम करती है एक लॉक की तरह, और ये जो सबस्ट्रेट है ये अपने पास काम करता है इस लॉक की चाबी की तरह, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सबस्ट्रेट का अगर मैं डिजाइन कुछ ऐसे बना दूं और इसके ऊपर जाके बिठाऊं, क्या ये बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे बिठाया, अब आ रहा है फोन, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बिठाऊं तो मेरे पास ये जाएगा और ये ऐसे जाकर बैठ जाएगा, ढंग से बैठेगा ही नहीं, ढंग से इसके अंदर क्या है ये सेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये लॉक और की कि हर एंजाइम के लिए एक परफेक्ट अपने पास सबस्ट्रेट होता है जो इसके ऊपर जाकर सेट हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स एक्ट एज, एंजाइम्स हैव अ स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड एक्टिव साइट, कि इनके पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है इस एक्टिव साइट से जाकर बाइंड करता है, यानी कि इससे जाके जुड़ जाता है। एक्टिव साइट होल्ड द सबस्ट्रेट इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, सो इट कैन बी अटैक्ड इजिली बाय द रिएजेंट, कि अगर हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठ गया, कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ये इसके ऊपर जाके बाइंड कर गया, ठीक है, तो हमारे पास ये सीधा इसके ऊपर यहां पर आके बैठ जाएगा। ये क्या होगा? ये यहां पर आके बैठ जाएगा, परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा, लॉक एंड की वाला ताला खुल जाएगा, वो वाला सीन है। तो हमारे पास ये क्या है, पूरा एंजाइम फिर अपने पास एलर्जिक रिएक्शन या कुछ भी ऐसा करना शुरू कर देता है, ठीक है, कि रिएजेंट कोई भी अगर आ रहे हैं तो इजीली इसको अटैक कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरैक्शन
किस तरीके से हो सकता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये जो बाइंडिंग हो रही है ना, अपने पास यहाँ पे इसके ऊपर आके बैठेगा, तो अपने पास ये जो बाइंडिंग हो रही है किस किस तरीके से होती है। ऐसा तो है नहीं कि फेविकॉल दिया फेविकॉल से चिपका दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो कैसे होती है, आयनिक बाइंडिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बाइंडिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, किसी भी तरीके से कोई भी इनमें से क्या बोलते बाइंडिंग होती है और फिर वो वहां पर जाके सेट होता है। क्या, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इनमें से कोई भी एक चीज हमारे पास यहां पर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास तो अब क्या हो गया कि एंजाइम्स जो है फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है एक्टिव साइट पे, फिर दीज ग्रुप्स अटैक द सबस्ट्रेट एंड हेल्प इन ब्रेकिंग और फॉर्मिंग बॉन्ड्स, एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शन अकर्स फास्टर। कि अपने पास ये है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर इस तरीके से जाके बैठ जाएगा, जैसे ही जाके बैठेगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है, बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसी वजह से अपने पास क्या है, ये जल्दी से काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए, हाँ, नेक्स्ट है ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन के अंदर कई सारे अपने ड्रग्स है ना, दो तरीके, मतलब देखो अपने पास कई ड्रग्स दो तीन तरीके के होते हैं। पहले ड्रग अपने ऐसे जो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के ऊपर मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं, कि अपना एंजाइम जिस तरीके से काम करता है वो वैसे नहीं काम करे, उसकी जो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी है ना, जैसे रोज वो डेली काम कर रहा है या जिस तरीके से एंजाइम जो है एक्ट करता है वो उससे अलग, मतलब वो उसको वो काम ना करने दे। जैसे मतलब कोई भी काम अगर एंजाइम कर रहा है तो एंजाइम जो भी स्पेसिफिक काम है एंजाइम का वो ना करने दे, उसके अंदर इंटरफेरेंस करना शुरू कर दे। तो ऐसे अपने पास ड्रग्स होता है, जैसे कि कई सारे अपने, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कई अपने पास केमिकल रिलीज कर रहे हैं, कई अपने पास एंजाइम्स है जो केमिकल रिलीज करने का काम करते हैं। तो अगर हमने ड्रग लिया, कोई मेडिसिन ली और वो उस एंजाइम को वो केमिकल रिलीज करने नहीं दे रही है, तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे कि उसने इंटरफेयर कर दिया, यानी कि जो एंजाइम का काम है वो नहीं होने दिया, वो वहीं पे रोक दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दीज ड्रग्स प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, कि क्या करेंगे ड्रग, कि ये अपने पास एंजाइम था, ठीक है, अब हमारे पास सबस्ट्रेट भी ऐसा, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ड्रग अपने पास आया। अब क्या हुआ, सबस्ट्रेट से पहले ड्रग आके बैठ गया, ठीक है, सबस्ट्रेट से पहले हमने ड्रग लिया और ड्रग वहां पर आके बैठ गया, उस साइड पे आके बैठ गया। तो क्या होगा, अब देखो इस साइड पे ऑलरेडी एक चीज आके बैठ चुकी है, ठीक है, अब इस साइड पे ऑलरेडी एक चीज आके बैठ चुकी है, अब सबस्ट्रेट यहां पर नहीं आ पाएगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम यहां पर बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है मैम, रीजन हमारे पास ये है, आप कोई भी शेप बना सकते हो, पहले बता दूं, ठीक है। तो अब क्या था, एंजाइम था, अब अपने पास सबस्ट्रेट नहीं आया, सबस्ट्रेट से पहले ड्रग आके बैठ गया, जो हमने दवाई ली। अब क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है वो इसके ऊपर आके नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ड्रग आके बैठ गया है, ठीक है। तो प्रिवेंट करता है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट को आने नहीं देगा। इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, अब क्या करेगा, ये इधर आके बैठ गया, अब ये ना एंजाइम को काम ही नहीं करने देगा, है ना, ये क्या करेगा, जो एंजाइम को काम करना है वो काम ही नहीं करने देगा ड्रग, क्योंकि हमने मेडिसिन ली ही इसलिए है ताकि एंजाइम जो हमको दिक्कत दे रहा है, अगर कुछ एंजाइम्स दिक्कत दे रहे तो उधर जाके बैठ गया, हमको वो जो डिजीज हो रहा है वो नहीं होने दे रहा, ठीक है। ऐसे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स कैसे ड्रग है, ये मैम ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं, उसको नहीं होने देते। कैसे नहीं होने देते, पहला, ये हमारे पास जो है खुद एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता। दूसरा, ये हमारे पास जो है एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं ना एंजाइम, वो उसकी तरीके से काम नहीं करने देता, तो एंजाइम का काम ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस वजह से अपने पास इस दो तरीके से अपने पास हम बोलते हैं कि अपने पास एंजाइम इनहिबिटर्स है, कि एंजाइम जो काम करना चाह रहा है वो एंजाइम को काम नहीं करने दे रहा है ड्रग, तो ऐसे ड्रग्स को हम एंजाइम इनहिबिटर्स बोल देते हैं, ठीक है। ये अपने दो तरीके के होता है। पहला होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो मैंने अभी आपको समझाया। पहला कौन सा होता है,
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बेटे ये होता है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट और ड्रग दोनों सेम डिजाइन के आ जाते हैं, दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये कंपटीशन करते हैं कि पहले जाके कौन बैठेगा। जैसे हम लोग उसमें नहीं करते क्या, वो वाला नहीं होता, वो चेयर पे बैठने वाला गेम होता है कि चेयर्स लगी होती है, गाना चल रहा होता है और सब भागते हैं चेयर के आसपास, और जैसे गाना रुकता है आपको जाके बैठ जाना है, ठीक है। जो खड़ा रह जाता है उसको हम फिर आउट कर देते हैं, फिर से ऐसे करते हैं। उसी तरीके से कि जैसे वहां पे हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन चेयर पे पहले बैठेगा, कि गाना रुके और कौन पहले बैठ जाए, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास यहां पर होता है कि हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। अब ड्रग भी अपने पास, जो हमने ड्रग लिया है ये भी सेम अपना एक की तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट भी की तरह काम करेगा, ठीक है। ये दोनों यहां पर कंपटीशन कर रहे हैं कि यहां पर आके कौन सा बैठेगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है कि कौन पहले आके यहां पे बैठ रहा है, ठीक है। ये देखो, ड्रग एंड सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिंग फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, कि एक्टिव साइट, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहां पर आकर कौन बैठेगा उसके लिए यहां पर ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहां पर पहले अपने पास ड्रग आके बैठ गया। पहला क्या हुआ, अपने पास यहां पर ड्रग आया और ड्रग यहां पर आकर अपने पास यहां पे बैठ गया, तो ये अपने पास ये हार गया। तो अब अपने पास देखो ड्रग बैठ गया ना, तो एंजाइम बैठ पाएगा, वो सबस्ट्रेट यहां पे बैठ पाएगा नहीं भाई, सबस्ट्रेट कैसे बैठेगा, अब ऑलरेडी ड्रग बैठ चुका है तो ये अपना हार गया है। ड्रग ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ड्रग ने क्या करा, खुद आके वहां पे बैठ गया है और उसने एंजाइम की सबस्ट्रेट एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी आके बैठ गया, सबस्ट्रेट आ नहीं पाएगा, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा, फिर कैसे होगा भाई, अगर कंपटीशन नहीं चल रहा है तो मैम फिर कैसे ब्लॉक करेगा ये। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, ड्रग जो है एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेगा, कि जो चेयर है ना, जो चेयर वाला गेम चल रहा है, अब ये जो ड्रग है ना हमारा, वो सबस्ट्रेट के साथ उस चेयर पे बैठने के लिए नहीं लड़ेगा, ठीक है। ये दूसरी साइड पर जाता है जिसको हम लोग, नाम याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ये अपने पास एंजाइम की एक दूसरी साइट होती है, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ड्रग चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। अब ये पता है कैसे है, मैं बताती हूँ। तुम दो लोग बचे हो, ठीक है, और तुम लोग इधर उधर घूम रहे हो चेयर के। अब तुमको दिख रहा है कि भाई मैं तो उधर बैठ नहीं पाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगा। तुम क्या करो, अगर तुम पीछे से चेयर का पैर तोड़ दो, चेयर टूट जाएगी, तो जो दूसरा वाला इंसान है वो भी यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा। तो विन विन सिचुएशन है ना तुम्हारे लिए, कि ना तो वो जीता ना तुम जीते, क्योंकि तुम्हें दिख रहा था मैं तो हार ही रहा हूं। तो तुम क्या करोगे, चेयर तोड़ दी, चेयर का एक पीछे वाला पैर तोड़ दिया। जैसे तुमने चेयर का पीछे वाला पैर तोड़ा तो चेयर टूट जाएगी, वो गिर जाएगी, बैठने वाला भी गिर जाएगा, वो जीतेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से वो भी हारा तुम भी हारे, वो भी जीता तुम भी जीते, तो तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। उसी तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। देखो ये इस तरीके से, देखो अपने पास एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये क्या करेगा, अच्छा, और ये अपने पास होती है इसकी एलोस्टेरिक साइट, दूसरी साइट, ठीक है। मेन साइट जो अपने पास होती है वो एक्टिव साइट होती है, कि अपने पास सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट इसके ऊपर बैठने के लिए आएगा सबस्ट्रेट, ठीक है। और अपने पास पीछे होती है इसकी एलोस्टेरिक साइट। अब क्या होगा, अपने पास इनहिबिटर ड्रग आपने लिया, तो इनहिबिटर जो भी आपने ड्रग लिया ये क्या करेगा, ये अपने पास होता है इसी शेप का, जिस शेप की अपनी एलोस्टेरिक साइट होती है, और ये जाकर यहां पर एलोस्टेरिक साइट में जाकर बैठ जाएगा। अब जैसे ही अपने पास, जैसे तुमने पीछे वाली कुर्सी की टांग तोड़ दी, उसी तरीके से क्या करेगा, ये पीछे जाकर बैठ जाएगा, पीछे से बाइंडिंग कर लेगा। जैसे ही ये दूसरी साइट से बाइंडिंग कर लेता है, जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ये वहां से जाके जैसे ही जुड़ेगा, उसकी वजह से क्या होता है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि अब अपने पास जो सबस्ट्रेट है,
अब ये यहां पर आके फिर से बैठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी शेप ही चेंज हो गई। ठीक है, अब इसकी वो शेप ही नहीं रही। ठीक है, तो जैसे ही ये यहां पर जाके बैठेगा तो हमारे पास जैसे ही ये यहां से बाइंड करेगा वैसे इसकी शेप चेंज हो गई और हमारे पास ये बाहर गया, है ना, ये हमारे पास नहीं हुआ। तो ये अपने पास होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर फिट इनटू द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट में फिट ही नहीं हो पा रहा है। तो इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट रिमूव इनहिबिशन, कि आप कितना भी सबस्ट्रेट इसके अंदर डाल दो तब भी अपने पास जो है इसकी साइट जो है चेंज वापस नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत मजेदार होता है, बिल्कुल चेयर वाली चीज याद रखना कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में। लास्ट होता है अपने पास परमानेंट एंजाइम इनहिबिशन या फिर इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ड्रग है ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है एंजाइम के साथ, तो एंजाइम परमानेंटली खत्म हो जाता है। कि हमारे पास देखो कई अपने पास दवाई कैसी होती है ना कि आपने दवाई ली, कुछ देर असर करेगी, कुछ देर के बाद आपको फिर से दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, कई अपनी दवाई ऐसी होती हैं कि आपने दवाई ली, वो दर्द हमेशा के लिए खत्म। अब ये वाली जो दवाइयां होती हैं ये क्या करती हैं कि ये दवाई हमने ड्रग लिया, ये ड्रग क्या करेगा, एंजाइम के साथ जाके लग जाएगा और परमानेंट मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। अभी टूटता नहीं है, तो हमेशा के लिए जो अपना एंजाइम था ये हमेशा के लिए ब्लॉक हो गए, खत्म एंजाइम। अभी एंजाइम हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो इसी वजह से बॉडी क्या करती है, बॉडी डिग्रेड कर देती है इस कॉम्प्लेक्स को, कि आपके पास जो एंजाइम और आपके पास जो सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को बॉडी हमारी खत्म कर देती है, उसको डिस्कार्ड कर देती है कि भाई हमारे किसी काम का ही नहीं है बॉडी का, तो बॉडी इसको खत्म कर देगी और सिंथेसाइज करती है एक नए एंजाइम को अपने काम के लिए। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। तो अपने 3 पढ़ लिए हैं, बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी? 3 हमने पढ़े हैं। पहला अपने पास था जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव था, तो दोनों अपने पास करें तो पहला एंजाइम आके बैठ गया, सर पहला ड्रग आके बैठ गया एक्टिव साइट पर। दूसरा हमने करा जिसके अंदर अपने पास जिसके अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव था तो वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके बैठ गया और एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई। तीसरा हमने करा इरिवर्सिबल वाला जिसके अंदर हमारे पास वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और हमेशा के लिए वो एंजाइम खत्म हो जाता है क्योंकि वो हमें बॉडी का किसी काम का नहीं रहा। तो वेस्ट मटेरियल क्यों रखेगी बॉडी? ठीक है, बेटा वो नहीं बैठ पाता है, वो भी बॉडी में रहता है जूली, और अपने पास वो सबस्ट्रेट भी ऐसे फिर सबस्ट्रेट रह जाता है, सबस्ट्रेट किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ जरा, मुझे लग रहा है तुम लोग ये भूल जाते हो कि तुम लोग 2 मिनट में ब्लॉक हो सकते हो, है ना? ठीक है, मैम आपके पास मनी की कमी नहीं है फिर भी आप हमारे जैसे नॉर्मल फोन क्यों यूज करते हो आप? ये क्या बात हुई? देखो भाई, पैसे उड़ाने के लिए नहीं होते। मैंने तुम लोगों को पहले बताया होगा, फाइनेंशियल कंडीशंस एट माय होम वर नॉट गुड। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को अपने घर पे काफी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है।
तो इस वजह से आई हैव मनी कंस्ट्रेंट्स। भाई पैसा क्या होता है, ठीक है, पैसा फैमिली के लिए कमाया जाता है, तो सीधा वहीं दिया जाता है, उनकी जो ज़रूरतें हैं ना वो पूरी करने में दिया जाता है उनके, ठीक है। तो अपनी तो क्या बोलते हैं इसको, ख्वाहिशें बाद में पूरी की जाएंगी, पहले मम्मी पापा की ज़रूरतें आती हैं, हमेशा उन्होंने हमें खुद से आगे रखा, तो अब जब हम कमाने लग जाते हैं तो हम उनकी ज़रूरतों को अपने से आगे रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। अगर हम रिसेप्टर्स को ड्रग टारगेट्स की तरह पढ़ें तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया था, ये अपने पास क्या है, खबरी का काम करता है, ठीक है, कि खबरी की तरह इधर से उधर जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ रिसेप्टर्स जो होते हैं ये अपने पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो जो रिसेप्टर्स की एक्टिव साइट होती है ये आउटर सरफेस पे होती है सेल के, जैसे ये सेल है, ठीक है, तो अपने पास ये जो है यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो अपने पास सेल के बाहर क्या बैठे हैं, रिसेप्टर्स बैठे हैं। तो अगर हमने कुछ ऐसा लिया कि ड्रग, हमने कुछ ऐसा लिया कि हमारे पास ड्रग गया और ये जो रिसेप्टर्स जो बाहर बैठे हुए हैं इन रिसेप्टर्स को खत्म कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, रिसेप्टर्स ड्रग टारगेट बन गए, कि ड्रग हमारे पास आया, रिसेप्टर्स को खत्म करके चला गया, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो ये रिसेप्टर्स का रोल क्या होता है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में केमिकल मतलब मैसेजेस को ट्रांसफर करने का काम, कि मैसेज इधर से उधर जा रहा है तो कौन करेगा, रिसेप्टर्स काम करते हैं वो, ठीक है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, केमिकल मैसेंजर बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स। तो अब देखो होगा क्या कि अपने पास वही पीछे वाला काम कि केमिकल मैसेंजर आए, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर की शेप चेंज हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाता है, मैसेंजर डू नॉट एंटर इनटू द सेल, कि अपने पास ये रिसेप्टर्स है, समझो यहाँ पर बाहर रिसेप्टर लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा कि आपने कोई भी क्या केमिकल मैसेंजर भेजा, ठीक है, तो केमिकल मैसेंजर आएगा और रिसेप्टर्स के ऊपर आके अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास शेप चेंज हो जाती है रिसेप्टर्स की। जैसे ही रिसेप्टर्स की शेप चेंज हो जाएगी तो मैसेज जो है वो सेल को ट्रांसफर हो जाएगा और मैसेंजर हमारे पास यहाँ पर अंदर नहीं जाता है, ठीक है। इस तरीके से रिसेप्टर्स काम करता है कि मतलब मैसेंजर को अंदर नहीं जाना पड़े और बाहर से ही वो नहीं होता क्या कि राजा का दरबार होता है, हर कोई राजा के पास नहीं आता है, राजा के दरबार के बाहर जो सैनिक खड़े होते हैं उनको मैसेज दे दिया जाता है, फिर सैनिक आते हैं, फिर राजा को बताते हैं, फिर राजा जो है मतलब या तो दरवाजा बंद करा देगा, नहीं तो उनको फेंक देगा, मरवा देगा, या फिर अंदर बुला लेगा, तो राजा के ऊपर होता है। फिर उसी तरीके से रिसेप्टर्स काम करते हैं जो दरबार के बाहर लोग खड़े होते हैं उनकी तरह, ठीक है। तो सिलेक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर्स, बॉडी के पास बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, हर रिसेप्टर बहुत हाईली स्पेसिफिक है, ठीक है, हर रिसेप्टर क्या है, हाईली स्पेसिफिक, कि उसका यही काम है कि ये रिसेप्टर, हर रिसेप्टर के पास अपना कुछ काम होता है, ठीक है। स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि सबकी शेप, स्ट्रक्चर और अमीनो एसिड जिससे वो बना होता है वो सबका अलग अलग होता है, सबकी शेप अलग है, सबके पास जो है स्ट्रक्चर अलग है, अमीनो एसिड की कॉम्पोजिशन सबकी हमारे पास यहाँ पे अलग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन रिसेप्टर्स, तो ड्रग्स जो हैं जब रिसेप्टर्स पे काम करते हैं कि अपने पास ड्रग आया और रिसेप्टर को अटैक कर रहा है, ठीक है, तो तब हमारे पास दो केसेस होते हैं, दो तरीके के ड्रग होते हैं, एक होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है एगोनिस्ट, एक एंटागोनिस्ट एक एगोनिस्ट। जो एंटागोनिस्ट वाले होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स की रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर देते हैं, दीज ब्लॉक द रिसेप्टर साइट, ठीक है। तो हमारे पास नेचुरल फंक्शन जो रिसेप्टर्स का होता है वो नहीं हो पाता, और जब मैसेजेस ब्लॉक करवाने होते तब हम ब्लॉक करवा देते हैं। तो बेसिकली याद इतना रखो, एंटागोनिस्ट कौन से हैं, जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, रिसेप्टर की जो साइट है उसको ब्लॉक कर देते हैं। वहीं पे एंटागोनिस्ट कौन से होता है, ड्रग्स जो हमारे पास रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। दो तरीके के ड्रग, पहला जो ब्लॉक कर रहे हैं एंटागोनिस्ट, दूसरा जो हमारे पास एक्टिवेट कर रहे हैं कि भाई मैसेजेस जाएं, मैसेजेस ट्रांसफर हो, वो हमारे पास होते हैं रिसेप्टर एक्टिवेटर्स, ठीक है, एगोनिस्ट। तो ये क्या करते हैं, ये मिमिक करते हैं। मिमिक करने का मतलब जैसे तुम लोग मतलब वो नहीं होता क्या, मतलब हो कोई और बन के कोई और जा रहे हो वैसा,
तो ये क्या है, मिमिक करते हैं एक्शन ऑफ नेचुरल मैसेंजर। यूजफुल व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर, कि हम लोग एगोनिस्ट का काम कब होता है, एगोनिस्ट हम लोग कब लेते हैं, ऐसे केसेस में जब नेचुरल मैसेंजर हमारी बॉडी के अंदर कम होता जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी दवाइयां लेते हैं जो रिसेप्टर्स है उसको एक्टिवेट कर दे। उसको एक्टिवेट करने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मैसेजेस हैं वो टाइमली डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये है अपने पास, आ जाओ अभी यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया अपने पास एंटासिड, ये टाइप ऑफ मेडिसिन आ चुकी है। एंटासिड की बात की जाए तो एंटासिड ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हम लोग लेते हैं ताकि अपने पेट के अंदर जो एक्सेस एसिड होता है प्रोड्यूस हो जाता है उसको कम करने के लिए। जैसे कई लोगों को, बड़े लोगों को गैस हो जाती है, ठीक है, और पेट में जलन हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया। ये बहुत कॉमन चीज है, हर किसी को होती है, ठीक है। तो जब पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, गैस बन रही है, तो ये होता है निशान, मतलब ये एक तरीके से सिम्टम होता है कि एसिडिटी हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होते हैं ना, बेस होते, मतलब ये बेसिक होते हैं नेचर में। ये क्या करते हैं, हमारे पेट के अंदर क्या है, एसिड, हमने लिया बेस, तो बेस जब हमारे एसिड के साथ जो है मिलता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एसिडिटी से हमको बहुत राहत मिलती है, ठीक है। तो ये हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है एसिड इंजेक्शन, हार्टबर्न एंड एसिडिटी से। तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ HCl क्यों हो रहा है, क्योंकि HCl हमारी बॉडी ने बहुत ज्यादा बना दिया, ठीक है। तो एंटासिड क्या करते हैं, एक्सेस एसिड को रिमूव कर देते हैं एंड स्टोमक का pH थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे अपने को जलन ना हो, ठीक है। और ये जनरली वीक बेस यूज करते हैं। सवाल आएगा वीक बेस ही क्यों मैम, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं यूज करते? बेटे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस से क्या होगा, जो अपने देखो अपने पास जो एसिड पूरी शरीर बॉडी क्या बोलते हैं, अपने पेट के अंदर एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग उसको ले, बहुत स्ट्रॉन्ग अगर एसिड बेस लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब बात है। हमारी बॉडी के अंदर एसिड स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। ये अपने पास क्या करते हैं, स्टमक लाइनिंग को खराब कर देते हैं, और माइल्ड और वीक बेसिस जो है इसी वजह से लेते हैं। स्ट्रॉन्ग अपना स्टमक लाइनिंग को खराब करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स याद करने वाली चीज है भाई यहाँ पर कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, एंटासिड कभी भी हमारे शरीर पेट में प्रोड्यूस होने वाले एसिड को कम रोकता नहीं है। जो पेट में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ना कि वहां पे जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम, मतलब प्रोड्यूस होना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। याद रखना ये चीजें। नेक्स्ट अपने पास आता है एंटीहिस्टामाइन्स। तो देखो लो, हिस्टामाइन एक ऐसा होता है, केमिकल होता है। ये हिस्टामाइन केमिकल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो हिस्टामाइन केमिकल होता है ये अपने पास जब बहुत ज्यादा हो जाता है शरीर में तो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे स्नीजिंग, इचिंग, स्वेलिंग, ये सब। तो एंटीहिस्टामाइन लेते हैं हम। ये क्या है, हिस्टामाइन एलर्जी कॉज कर रहा है, तो हम एंटीहिस्टामाइन ले रहे हैं। तो एंटीहिस्टामाइन क्या काम करता है कि हमारे पास जो हिस्टामाइन केमिकल है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो एलर्जी जो किसी भी इंसान को होती है, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को, कई लोग जो है कुछ खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है, तो वो लोग जल्दी से इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन में क्या होता है, एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन होती हैं। उससे क्या होता है कि जैसे इंजेक्शन लगाया तो जो हिस्टामाइन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रखा है, जो इंसान को एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से, वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। यूजेस एलर्जी, फीवर, कफ, कोल्ड, मोशन सिकनेस। एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे जरा सबके, भाई एक काम करो, सबका बस एक दो एग्जाम्पल याद कर लो, ज्यादा एग्जाम्पल याद करने के नहीं है, हर का ये याद कर लो एंटीहिस्टामाइन क्या होते हैं और 2 एग्जाम्पल, खत्म बात, ठीक है। इतना ही याद करना है। तो ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं करते, डू नॉट डिस्ट्रॉय एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते, जैसे हमने पीछे देखा था, ये था ना ऐसे, तो ये इधर आके बैठ जाएगा, तो इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ना कि उसको खत्म करता है, ठीक है। इसको एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। किसको, एंटीहिस्टामाइन्स को क्या बोलेंगे, एंटी एलर्जिक ड्रग्स।
क्योंकि एलर्जी से ये राहत दिलाते हैं। इनमें से कुछ मेडिसिन के अपने पास यहाँ पर वो हैं, बट आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला कि इसके स्ट्रक्चर बनाओ, तो करके जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। मालिक सॉरी। ठीक है, तो एंटासिड और एंटीहिस्टामाइन के बीच में अपने पास डिफरेंस है कि ये स्टमक में जाता है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स पे जाएगा, ये एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ये हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, ये एसिडिटी के लिए यूज होता है, ये एलर्जी के लिए यूज होता है, इसमें वीक बेस यूज होता है, इसमें रिसेप्टर्स ब्लॉकर, कोई रिसेप्टर्स को जो ब्लॉक कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स कौन से होते हैं? वो नहीं होता शिकार के टाइम मंकी वगैरह को मारा जाता है, या फिर जो जैसे किसी के पास अगर पेट हो, डॉग या फिर कैट या कोई भी पेट हो, तो आपको पता होगा जब उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तब भी उसको ट्रैंक्विलाइजर्स मारते हैं। तो मतलब ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो साइकोथेरेपिक ड्रग्स होते हैं। क्या है? साइकोथेरेपिक ड्रग्स होते हैं ये हमारे पास। ये क्या करते हैं? एंग्जाइटी कम करेंगे, एकदम से इंसान जो है बेहोश हो जाता है, नींद में चला जाता है, माइंड को काम करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर हेल्प करते हैं। तो इट्स बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर्स वो होता है कि वो दवाई है, इंजेक्शन, जिससे इंसान सो जाए, कोई भी जानवर इंसान सो जाए, तो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। तो ये हमारे पास इंसोमेनिया। इंसोमेनिया क्या होता है? जिसको नींद नहीं आती। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जिनको नींद ही नहीं आ रही, दिन रात नींद ही नहीं आ रही, वो कई कई महीने सोई ही नहीं है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स लेने के बाद इंसान जो है सो जाता है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के अंदर भी यूज होता है, क्योंकि उसमें भी कई बार लोग जो है सो नहीं पाते, उनका माइंड रिलैक्स नहीं कर पाता, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो तब भी ये चीज यूज की जाती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। नॉरएड्रेनालिन, देखिए ये अपने पास है ना, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो अपने शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है। ये आपने कई रील देखी होंगी, रील्स वगैरह में आता नहीं है कि मतलब कई रील्स के अंदर इस हार्मोन का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अपने पास नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा? ये मूड रेगुलेशन का काम करता है कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं, तो ये मूड रेगुलेट कौन कर रहा है आपका? यही हार्मोन करता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में इस हार्मोन, इस केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, इसका अगर लेवल कम हो जाए, अगर लेवल कम है, तो इंसान को डिप्रेशन होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसान खुश ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है, तो खुश नहीं हो पा रहा है इंसान, ना हंस रहा है, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इसी वजह से जो लोग जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको ये वाले दवाइयाँ दी जाती हैं। उससे क्या होता है? ये अपने पास जो ये केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल बढ़ा देता है शरीर के अंदर। जब उसका लेवल शरीर के अंदर बढ़ता है तो हमारे पास जो इंसान है वो खुश रहने लग जाता है, भले वो केमिकल्स की वजह से है, बट धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लग जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, मस्ती करते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इस हार्मोन का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है। अगर आप हमेशा ही दुखी रहोगे, परेशान आत्मा की तरह घूमोगे, उसकी वजह से क्या होगा? इसका लेवल कम हो जाएगा और धीरे धीरे आप डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे। तो इसी वजह से हंसी मजाक, दोस्त, इसीलिए कहते हैं भाई दोस्त एक खजाने की तरह होता है, तुमको कई सारी बीमारियों से दोस्त बचा लेता है, जैसे कि ये डिप्रेशन जैसी। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसमिशन, हाँ, कि सिग्नल ट्रांसमिशन ब्रेन में स्लो हो जाता है, तो इंसान बहुत धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, और तो इसके अंदर अपने पास होते हैं, अलग से भी आते हैं, जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स हमने लिया था ना, तो ट्रैंक्विलाइजर्स तो ओवरऑल एंग्जाइटी, किसी को नींद नहीं आ रही है उसके लिए, स्लीपलेसनेस, इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही है उसके लिए लिया जाता है। तो नॉरएड्रेनालिन अगर बढ़ाना है और उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन क्योर करना है, तो अपने पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करते हैं? ये तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस नॉरएड्रेनालिन हार्मोन को कम करे जा रहे हैं। तो जैसे ही हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेते हैं ना, तो ये जो एंजाइम
जो इस केमिकल को कम कर रहा है हमारे शरीर में, ये इस एंजाइम को ही पकड़ लेते हैं और इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये एंजाइम जो हमारे शरीर में इस केमिकल को कम कर रहा है, ये इस एंजाइम को खत्म कर देंगे तो ये केमिकल का लेवल अपने शरीर में बढ़ जाता है और इंसान खुश रहने लग जाता है, ठीक है। दे इनहिबिट एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। तो एज अ रिजल्ट अपने पास जो है नॉरएड्रेनालिन एक्टिव हो जाता है फॉर लॉन्गर टाइम, तो मूड इंप्रूव हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें डॉक्टर देता है, तुम खुद नहीं जा सकते हो कि हाँ डिप्रेशन जैसा लग रहा है आज चलते लेने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगेन इसके एक दो एग्जांपल्स आप लोग याद कर लेना, एक एक एग्जांपल सबके याद कर लेना। स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके स्ट्रक्चर याद हो जाए कर लेना, बहुत बड़ा लग रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपने पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, सेकुनल, ल्यूमिनल, इक्विनल, कोई भी आप एग्जाम्पल जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। और अगेन ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, ये अगर बार बार लिए जाए तो इंसान है ना इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि मतलब ये दवाई ले, मतलब वो इंसान जो है ना वो जब दवाई नहीं लेता है ना तो उसको बहुत अजीब लगने लग जाता है, तो इंसान इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा कि हर रोज उसको दवाई चाहिए, ठीक है। ये अपने पास बहुत ज्यादा वैसी होती है, लत लग जाती है इस चीज की, ठीक है। और फिर इसके साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर में ज्यादा दिखने लग जाते हैं, तो भाई इस वजह से ज्यादा नहीं लिया जाता, ये ओवर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स कौन से होते हैं? ये सारी टाइप्स ऑफ मेडिसिन है, ये सब क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना टाइप्स ऑफ मेडिसिन है। आपको सब में एक ही चीज याद करनी है, दो तीन चीजें, नाम तो आपको पता है, जैसे एनाल्जेसिक आ गया, ट्रैंक्विलाइजर आ गया, आपको याद करना है क्या काम करता है, एक दो एग्जाम्पल। और अगर जैसे ट्रैंक्विलाइजर के अंदर एंटी डिप्रेसेंट था और इसके अंदर भी नॉरएड्रेनालिन हार्मोन है, तो ऐसे अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ है, जैसे हार्मोन हमने यहाँ पे बता दिया न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो याद कर लो, वरना हर के बारे में दो ही चीज है जो आप लोगों को याद करनी है, क्या होता है, क्या एग्जाम्पल्स है, खत्म, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स की अगर बात की जाए तो ये अपने पास पेन रिलीफ करने का काम करता है। पेन जैसे किसी को दर्द हो रहा है ना, तो पेन रिलीफ करने का काम यही करता है। तो ये क्या नहीं करेगा, ये अपने पास बेहोश नहीं करेगा, मेंटल कंफ्यूजन नहीं होता, इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। मतलब अगर आप ट्रैंक्विलाइजर्स लेते हो तो ये सारी चीजें होने लग जाती हैं बहुत ज्यादा अगर ले लिया जाए। बट अगर एनाल्जेसिक्स लेते हैं तो एनाल्जेसिक्स जो अपने पास पेन रिलीफ करने का काम करते हैं, कि अगर कहीं दर्द हो रहा है, तो जैसे कई लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तब भी डॉक्टर एक दो ये दवाइयां लिख के देता है कि दर्द हो ज्यादा तो ले लेना, तो इसके अंदर यही सब होता है। तो उसकी वजह से, ये दवाइयां लेने की वजह से कभी भी किसी को ऐसा नहीं होता कि बेहोशी हो गई, चल नहीं पा रहा है इंसान, पैरालिसिस हो गया, ऐसी चीजें इसके अंदर नहीं होती हैं। बल्कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और अपने पास जो ट्रैंक्विलाइजर्स थे उसके अंदर ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए है, और एक नॉर्मल इंसान लेता है तो ये चीजें उसके अंदर होती हैं, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन नार्कोटिक ड्रग, नॉन नार्कोटिक होता है नॉन एडिक्टिव, कि ऐसी दवाइयां, ऐसे अपने एनाल्जेसिक, पेन रिलीविंग ड्रग जो एडिक्टिव नहीं है, मतलब कि आपको लत नहीं लगेगी इसकी, तो ये हमारे पास क्या होता है, एडिक्शन नहीं होता है। जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ठीक है, एस्पिरिन लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, तो ये अपने पास क्या होता है, नॉन नार्कोटिक की तरह यूज करते हैं और इसकी हम अपने को लत नहीं लगती। मतलब कभी देखा है कोई कह रहा है उठा आज सुबह, ओहो उठ गया, जैसे कोई उठ रहा है, अरे अब तो पैरासीटामोल खानी है, ऐसा नहीं होता है ना, उसकी आदत नहीं, उसकी लत नहीं लगती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो अपने पास ये सिंथेसिस बंद कर देते हैं, जो भी पेन जहां पे भी हो रहा है उस रिसेप्टर का सिंथेसिस बंद कर देंगे, ठीक है। और अपने पास हेडेक, स्केलेटल पेन, एथराइटिक पेन और कई सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, जैसे कई सारी चीजों से अपने को, जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको सर में दर्द हो रहा है, सेरेडॉन आती है ना, सेरेडॉन भी यही है, सेरेडॉन हम लेते हैं तो सेरेडॉन भी यही है। खैर मुझे ऐसा लगता है मेरे एक दो दोस्तों का तो है भाई सेरेडॉन, रोज सुबह रोज फोन आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मैं कहा अच्छा सेरेडॉन ले ले, सेरेडॉन ले रहा हूँ, सेरेडॉन ले ले, सेरेडॉन ले रही हूँ, पता नहीं क्या चलता रहता है इन लोगों का। अब इसी के अंदर अपने पास होता है एंटी पायरेटिक।
एंटीपायरेटिक ऐसे होते हैं जो फीवर रिड्यूस करता है, कि आपको फीवर हो रहा है, फीवर रिड्यूस करने का काम एंटीपायरेटिक। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि एंटीपायरेटिक इनमें से क्या काम करता है, ठीक है। और एंटी ब्लड क्लॉटिंग भी अपने पास इसके अंदर आती है। ये क्या काम करता है कि अपने शरीर में वो जो ब्लड है उसको क्लॉटिंग नहीं होने देता, कि जैसे ब्लड को पतला कर देता है। कि अगर कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एस्पिरिन है ना दवाई, तो एस्पिरिन मेरे बैग में भी अभी मैंने रखी हुई है, ठीक है। तो एस्पिरिन मेरे बैग में भी इसीलिए रखी हुई है कि जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, एस्पिरिन जब ली जाती है, तो जब एस्पिरिन ली जाती है, फिर वो जो दवाई होती है ना, एस्पिरिन की जो गोली होती है, उसको क्रश करके पाउडर बना के आप जीभ के नीचे रख दो उस इंसान की। जब तक डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं, आप उस इंसान को लेके जा रहे हो, तो वो जीभ के नीचे रख दो। तो क्या होता है, एस्पिरिन क्या करती है, ब्लड थिनर का काम करती है, ब्लड को पतला कर देती है। तो तब तक के लिए इंसान थोड़ा स्टेबल हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, कि नसें हैं उसके अंदर ब्लड जम गया, तो इसकी वजह से हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में मतलब ये एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ जो है मैं रखती हूँ, ये अपने पास जो है एंटी ब्लड क्लॉटिंग वाली होती है, ब्लड थिनर का काम करती है। तो इसीलिए एस्पिरिन नॉर्मल इंसान को नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी। एस्पिरिन इज यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास रखी हुई है भाई। मेरी मम्मी को जो है हार्ट प्रॉब्लम शी हैज, उनको 2-3 बार भी हमारे पास दिक्कतें हो चुकी हमें। तो ये देखो, ये रही एस्पिरिन। तो उसके बाद से मैंने अपने बैग में रखनी ही शुरू कर दी। ये गैस जब किसी को बनती है तो भी लोग लेते हैं, वरना ये दिस इज एस्पिरिन। तो एज अ प्रिकॉशन आई हैव इट, कि भाई किसी को कभी दिक्कत पड़े तो एटलीस्ट हम लोग उस इंसान को ऐसे बचा सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रखनी चाहिए बैग में। हाँ, लास्ट अपने पास आगे टाइप नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो पेन रिलीफ करती हैं, बट ये अपने पास बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती हैं। क्या है, दीज ड्रग्स आर एडिक्टिव ड्रग्स। कि मॉर्फिन और इसके जो मॉर्फिन के ही अलग अलग मेडिसिन आती है, ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती हैं। ये थोड़ा बहुत मैं कहूंगी नशे होने लग जाते हैं इंसान को थोड़े से, तो इसी वजह से ना, मतलब ऐसा लगता है क्योंकि ये पेन रिलीफ कर रहे हैं और सुला देती है, तो लोगों को ना इसकी आदत पड़ जाती है। तो इसी वजह से ये वाली जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती है, पेन रिलीविंग वाली दवाइयाँ होती है नार्कोटिक वाली, ये जनरली ऐसे खुले में नहीं मिलती है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद थोड़ी सी मिलती है आपको, ठीक है। जैसे पॉइजनस, अगर पॉइजनस डोजेस के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें, कोमा, कॉन्वलेशन, और आपको डेथ भी हो सकती है, तो अगर बहुत ज्यादा ले ली जाए तो ये बहुत सारी इसके अंदर दिक्कतें होती है, ठीक है। तो इसको ओपिएट्स बोलते हैं, क्योंकि ये ओपियम पॉपी से बनती है। वही नशे जो ओपियम जो होता है थोड़ा सा नशे के लिए यूज किया जाता है, उसी से अपने पास ये दवाई बनती है, मॉर्फिन और उसके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं। तो इसी वजह से लोग हैं जो इसके आदी हो जाते हैं, जो इसकी लत लग जाती है लोगों को, और फिर है ना ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी डोसेज में ले लेते हैं, और जो इन शरीर है बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, पैरालिसिस हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, और अगर हाई डोज ले ली जाती है तो लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो मॉर्फिन जैसी दवाइयां हैं ये खुले में नहीं मिलती है, ठीक है, ये कभी कभी मिलती है। तो नार्कोटिक के मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वहां पर यूज किया जाता है, कार्डियक पेन, टर्मिनल कैंसर एंड चाइल्ड बर्थ के टाइम भी मॉर्फिन जैसी दवाइयां दी जाती हैं, ताकि जो वुमेन है उसको इतना ज्यादा जो पेन हो रहा है वो इतना ज्यादा पेन ना फील हो उसको, ठीक है। तो ये अपने पास मॉर्फिन, हीरोइन आपके पास एग्जाम्पल होते हैं इसके, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। ठीक है, बताओ क्या ये चीजें समझ आ गई? बहुत जरूरी है। हाँ, बायो में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा ये चीजें, बायो जो है वहां पर आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी होंगी, मैथ्स वालों ने पढ़ी होंगी, उनके लिए नई चीज है।
क्या कह रहे मैम डॉक्टर है? नहीं नहीं भाई, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। मेरे दादा दादी मेरे साथ ही रहते, वैसे हम हरियाणा से हैं, बट दादा भी अपने पास जब काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे तब दादा भी इधर ही आ गए थे। तो आखिरी टाइम में उनके भी काफी सारे डॉक्टर के चक्कर वगैरह लगे थे। ही वॉज इन आर्मी, तो तब मुझे पता है, बिकॉज मैं घर में बड़ी हूँ, ठीक है। तो बड़े बच्चों को सब कुछ पता चलता है, क्योंकि तुम ही कई बार वहां पे हॉस्पिटल में रुकते हो रात में एंड ऑल। फिर मेरी दादी, मतलब मेरे दादा जब गुजर गए, फिर मेरी दादी हमारे साथ रहने के लिए आई थी। फिर उसके बाद कुछ साल बाद वो भी बहुत ज़्यादा एज उनकी हो गई, तो फिर वहाँ पर भी दिक्कतें हुई थी। तो फिर मैं और पापा घूमे थे बहुत ज़्यादा इधर से उधर। फिर उसके बाद मेरी मम्मी जो है उनका भी दिक्कतें कई चलती रहती हैं हार्ट से रिलेटेड, तो मेरे को पता है काफ़ी सारी चीज़ें अबाउट द मेडिसिन, ठीक है। यस साजन, तो घर के बड़े बच्चा ना जो है ना, वो खुशी से ज़्यादा मुझे लगता है कि दुख ज़्यादा देख लेता है घर का बड़ा बच्चा, क्योंकि सबको संभालता रहता है, स्ट्रांग बनता रहता है। घर के बड़े बच्चे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं भाई। चलिए करें आगे, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे पता है आपको, ये वाला चैप्टर हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको दवाइयां देखनी है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज करने के लिए हम लोग ये दवाइयां लेते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल सिंथेसिस ये दो चीजें कर सकती है। अपने पास जो एंटीबायोटिक दवाई होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होता है अपने शरीर में, तो उसको किल करने के लिए यूज करता है। तो या तो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि ग्रोथ कम कर देगी, जितना बैक्टीरिया है उतना ही है, बाकी नहीं बनेगा, उसकी ग्रोथ वहीं रोक दी कि वो ना बढ़ेगा ना कुछ, जितना बैक्टीरिया शरीर में उतना ही रहेगा। दूसरा होता है बैक्टीरिसाइडल, जैसे सुसाइडल होता है, सुसाइडल थॉट्स, वैसे बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल क्या करता है, जितना भी बैक्टीरिया उसको किल कर देगा। तो दो तरीके की अपने पास एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती हैं। पहला बैक्टीरियोस्टैटिक, कि अपने पास जितनी अभी तक दवाइयां हैं, सॉरी जितना बैक्टीरिया है उतना ही रहेगा, उसकी ग्रोथ आगे फर्दर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा होता है बैक्टीरिसाइडल, सुसाइडल से याद रखना। तो ये हमारे पास क्या होता है, किल कर देता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, ठीक है। और अब है ना, आप लोगों को पता है बैक्टीरिया वाली चीजें होती है ना, उसके अगेंस्ट अपने पास एंटीबायोटिक काम करता है, कभी भी वायरस के अगेंस्ट नहीं करता। जैसे वायरल फीवर हो गया या फिर कोविड वगैरह वाली चीजें हुई थी, वहां पर भी अपने पास ये जो बैक्टीरिया होता है, सॉरी एंटीबायोटिक्स होती है, वो वहां पर काम नहीं करती। वो वायरल मतलब वायरस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती, वो वायरस का कुछ नहीं उखाड़ सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो अपने पास कोविड वगैरह यहाँ पर फैला था, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स वहां पर यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ फीवर रिड्यूस वगैरह करने की दवाइयां ले रहे थे। तो उसका बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अपने पास पहली एंटीबायोटिक है जो कभी डिस्कवर की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ये अपने पास निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट, कि आपको गले में दिक्कत है, उन सारी चीजों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये सबसे पहली है, तो इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर याद रख लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास अलग अलग तरीके की पेनिसिलिन्स आ चुकी है, उसके अंदर क्या होता है, ये आर ग्रुप चेंज कर देता है। आपने अगर आर ग्रुप में बेंजाइल डाल दिया, आर में बेंजाइल ग्रुप डाल दिया, तो अपने पास ये पेनिसिलिन जी बन जाएगी। आपने आर ग्रुप में ये डाल दिया तो अपने पास पेनिसिलिन एफ बन जाएगा। आपने आर में ये डाल दिया तो आपके पास पेनिसिलिन के बन जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर जो आर वाला ग्रुप है, ये जो आर ग्रुप है, अगर आप इसको चेंज करते जाओगे तो आपके पास अलग अलग टाइप्स की पेनिसिलिन बनती जाएगी, जनरल स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो आप लोगों को इसका जनरल स्ट्रक्चर याद रखना है कि भाई क्या इसका जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। एमिपेनिसिलिन होता है,
कि R की जगह हमने अमीनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग डाल दी। ये भी अपने पास कई सारे बैक्टीरिया के टाइप जो होते हैं उसके ऊपर काम करती है, ठीक है। तो सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, R ग्रुप अलग होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, तो इसी वजह से अपने पास अलग अलग टाइप्स की ये पेनिसिलिन भी प्रेजेंट है, ठीक है। एक होता है क्लोरमफेनिकॉल, एक अपने पास पेनिसिलिन के अंदर ही एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक होती है क्लोरमफेनिकॉल। ये अपने पास क्या काम कर देगी, ये टाइफाइड, ठीक है, डिसेंट्री, ये वूपिंग कफ मतलब बलगम वाला जो कफ होता है, सर्टेन इन्फेक्शंस, ये इसके अंदर काम करती है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा। ये वाली जो अपने पास पेनिसिलिन होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर काम कर देगी, उसको खत्म कर देगी, ठीक है। ठीक है भाई, एमिपेनिसिलिन इसको इसके साथ पहुंचाओ। इसका इंपॉर्टेंट नोट ये है कि लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस के लिए करती है, बट कई सारे लोगों में इसके मतलब एमिपेनिसिलिन लेने के बाद है ना एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से एलर्जी टेस्ट मैंडेटरी होता है कि अगर आपको ये दवाई देनी है तो पहले आपका एलर्जी टेस्ट होता है एमिपेनिसिलिन लेने से पहले, बाकी पेनिसिलिन नहीं, इस टाइप ऑफ एमिपेनिसिलिन से, ठीक है। तो पहले एलर्जी टेस्ट होता है कि आप इससे एलर्जिक हैं कि नहीं है, उसके बाद ही आपको ये दवाई दी जाती है। तो ये होता है अपने पास पेनिसिलिन, एमिपेनिसिलिन एंड क्लोरमफेनिकॉल। नेक्स्ट आ गए सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं, सल्फर ड्रग्स अपने वही ड्रग्स होते हैं जो अपने पास जो है पावरफुल बैक्टीरिया, मतलब ये पहले तो इसके अंदर क्या होता है, सल्फेट वाले ड्रग्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, दीज पोजेसेस पावरफुल बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फोनिल अमाइडो ग्रुप, ये वाला ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो सल्फर ड्रग्स मैंने बताया था ना कि जो सेम फैमिली के ड्रग्स होते हैं उनका थोड़ा बहुत जो काम होता है वो भी सेम होता है, वही सल्फर ड्रग्स है, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी है। बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सा था, दो बताए थे, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक था जो ग्रोथ वहीं पे रोक दे, तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया है, और इसके अंदर भी आर ग्रुप के अंदर चेंजेस करने की वजह से ये चेंज होता है, बट ये पेनिसिलिन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो ये अलग अलग अपने पास होते हैं कि आप अगर इसके अंदर चेंज करते जाओगे तो क्या क्या करेगा। अब ये अपने पास ग्रोथ कम करता है, ठीक है, ये ग्रोथ कम करता है, बट ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको लगे बैक्टीरिया मार देगा, ऐसे नहीं होता है, ये ग्रोथ ही कम करेगा, ग्रोथ ही रोकता है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एंटीसेप्टिक आ गया। एंटीसेप्टिक की अगर बात की जाए क्या होती है कि चोट लग गई उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या है कि केमिकल्स दैट प्रिवेंट और चेक सेप्सिस, इन्फेक्शन ऑफ वुंड्स, कि आपको चोट लगी है, चोट के ऊपर जो दवाई लगाई जाती है वो एंटीसेप्टिक होती है, जैसे डेटॉल, सेवलॉन आया भी होगा इसके अंदर का है, डेटॉल ये रहा, सेवलॉन ये रहा, ठीक है। कई सारे आप सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर होता है, कोई भी 3-4 याद कर लो, खत्म बात है इसके अंदर। और ये हम लोग जो है लिविंग टिश्यूज अपने सेल्स के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास हो गया डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो अपने ऊपर नहीं लगाते हैं, जो आसपास का एरिया क्लीन करने के लिए, जो अपना घर में हम लोग साफ सफाई करते हैं तो वहां पर जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसको साफ करने के लिए, वहां के जर्म्स को मारने के लिए उन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस क्या काम कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, और ये ह्यूमन टिश्यूज के लिए हार्मफुल होते हैं। इसी वजह से चोट वगैरह पे या फिर हम लोग नहीं लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स होता है घर की चीजें साफ करने के लिए, जैसे वो नहीं होता क्या स्प्रे आता है, कौन सा होता है वो टीवी वगैरह के लिए आता है, टीवी साफ करते हैं, और मतलब वो जो ग्लास वगैरह साफ करने के लिए स्प्रे वगैरह नहीं आते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट वाला ही काम करते हैं, ठीक है। फ्लोर, क्लोथ, यूटेंसिल, टॉयलेट, इन सब के लिए जो होता है।
टॉयलेट वाला कैसे भूल गई मैं, अरे यार वो दो आता है, एक हरा नहीं, एक तो लाल वाला आता है, एक तो वो आता है क्या बोलते हैं, ब्लू वाला आता है जो टॉयलेट साफ करने के लिए होता है, हार्पिक। हार्पिक, तो हार्पिक जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट का ही काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 1% फिनॉल, कार्बन, वो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। क्लोरीन अगर आपको पता हो, स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है जिससे वो पूरा का पूरा साफ हो जाता है ना। नेक्स्ट आते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक होते हैं जो फीवर को कम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम कर देते हैं, फीवर रिड्यूसिंग का काम करते हैं, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, फेनासिटिन, एनल्गिन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास, जैसे अगर आप जाएं वहां पर, अगर कोई डेंटिस्ट के पास गया हो दांत निकलवाने के लिए, या फिर किसी का कभी ऑपरेशन हुआ हो या फिर टाके वाके लग रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपको इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे दांत में हो रहा है तो दांत में इंजेक्शन देगा वो डॉक्टर, या फिर कहीं पे भी हो रहा है वहां पे इंजेक्शन दिया जाता है। वो जो इंजेक्शन होता है ना, उसके अंदर होता है एनेस्थेटिक। वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, यानी कि वहां पर पेन फील नहीं होगा आपको, वहां पे कुछ भी फील नहीं होगा, कि वो छू भी रहा है तो आपको वो भी फील नहीं होता है, नंब कर देता है वो उसको, उस पर्टिकुलर एरिया को। These are the chemical substances that produce temporary insensibility to pain. ये हम लोग क्या है, सर्जिकल प्रोसेस में यूज करते हैं कि सर फट गया टाके लगाओ, ये लगाओ, ठीक है, कहीं पे भी कुछ हो गया टाके लगाओ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एनेस्थेटिक्स को हम लोग यूज करते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं कंप्लीटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोथेन। ये क्या है, अगर आपको एनेस्थेटिक ये वाला दिया गया तो आपका पूरा शरीर बैठ जाएगा, आप पूरा मतलब पूरे का पूरा आप जो है आप बेहोश हो जाओगे अगर आपको ये दिया गया। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास लोकल एनेस्थेटिक। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी के लिए यूज किया जाता है। जनरल वाला पूरे शरीर को नम कर देगा और अपने पास लोकल वाला एक पार्ट को करता है। ठीक है, ये आपको बता दिया। और भाई एग्जाम्पल्स देख लेना। नेक्स्ट आ गया एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, तो ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स लिए जाते हैं वहां पे प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। एंड ये जो ड्रग्स होते हैं ये दो जो हार्मोन्स होते हैं उसका मिक्सचर होता है। कौन से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इन दोनों हार्मोन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं इससे मिलकर हमारे पास ये ड्रग बनते हैं जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं, प्रेगनेंसी को क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं। हाँ, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को अवॉइड कर, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं और ना ही इम्प्लांटेशन होने देते हैं, तो हमारे पास उस तरीके से क्या है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पहले आएगा। नेक्स्ट अपने पास आएंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हम, जैसे चीनी है, हम चीनी खा रहे हैं तो चीनी मीठी होती है, उसी तरीके से अपने पास आर्टिफिशियल एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं। और खैर घर में तो यूज नहीं होते हैं, आप देखोगे डायबिटिक लोगों के लिए ना अलग से वो क्यूब्स आते हैं ना, वो चीनी आती है, वो हमारे पास यही वाली होती है। ठीक है, तो ये नेचुरल स्वीटनर जैसे सुक्रोज वगैरह है, इसके अंदर कैलोरी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी वजह से आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं कि वहां पर अपने पास कैलोरीज अपने पास कम होती है और जो स्वीटनेस होती है वो अपने पास इसमें बहुत ज्यादा होती है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, आपको कई सारी ड्रिंक्स वगैरह में दिख जाएगा, जो आप मैंगो जूस वगैरह पीते हैं उसके अंदर। तो ये मोस्ट वाइडली यूज होता है। ये चीनी से 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। ठीक है, मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड ऑफ एस्पार्टिक एसिड प्लस फिनाइल अमाइन का यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल नहीं होता है, इसी वजह से जब खाना वाना बनता है, गर्म चीज होती है, तो उसके अंदर एस्पार्टेम का हम लोग यूज नहीं कर सकते, वहां पे टूट जाता है, तो कुछ मिठास नहीं देता है। तो ये हमारे पास कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा सुक्रालोज। सुक्रालोज क्या होता है, शुगर चीनी जैसा ही दिखता है,
ये कुकिंग पे स्टेबल होता है और 0 कैलोरी देता है, तो इसी वजह से इसको, जैसे हलवा वगैरह होता है और जिन लोगों को डायबिटीज होती है तो हलवा वगैरह बन रहा है तो उसके लिए हम लोग सुक्रालोस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सैक्रिन। सैक्रिन की अगर बात की जाए तो केमिकल नेम है ऑर्थोसल्फाबेंजामाइन। तो ये अपने पास सबसे ज्यादा पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट है। रीजन क्या है कि अपने पास शुगर से 550 टाइम्स ज्यादा मीठा अपने को देखने को मिल जाता है और ये अपनी बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल जाता है। जैसे आप यूरिन पास करते हैं, जैसे यूरिन पास करोगे तो बॉडी से ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा, तो स्वाद भी आ गया कि हाँ चलो मीठा खाया है और शरीर से वैसे ही बाहर निकल जाता है। इनर्ट होता है, हार्मलेस होता है, शरीर को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देता है। एलिटेम की अगर बात की जाए, ये भी अपने पास एक स्वीटनिंग एजेंट है। ठीक है, ये एस्पार्टेम से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन स्वीटनेस कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कई बार बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, कई बार कम हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्या होते हैं, स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं बट कैलोरीज नहीं करते। ठीक है, कैलोरीज से बचा लेते हैं। आखिरी पार्ट अपने पास एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हम लोग फूड में यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता फूड का। ठीक है, कि हमारे पास जो फूड है, खाना है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने दे, खाना खराब ना हो, तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। जैसे पोटैटो चिप्स, बिस्किट, क्रैकर्स, इसके अंदर यूज किया जाता है। कौन से हैं, BHA एंड BHT, इनका फुल फॉर्म याद कर लेना फॉर योर बिहार बोर्ड का MCQ। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। द एडिशन ऑफ BHA टू बटर इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ फॉर मंथ्स। ठीक है, कि आपने जैसे बाहर से बटर खरीद के लेकर आते हैं, अमूल का बटर है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये BHA प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से क्या है, ये जो बटर होता है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता। चिप्स होता है, चिप्स के अंदर भी हमारे पास ये होता है कि चीजें जल्दी खराब ना हो। ठीक है, ये अपने पास हो गया। और बियर एंड वाइन के अंदर अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स यूज होता है। किसके अंदर, बियर और वाइन में, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जल्दी खराब ना हो ये। नेक्स्ट क्या है, डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। अब देखो, बात सुनना जरा, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। किसमें पढ़ा हुआ है, हमने पहले एक चैप्टर करा था, उसके अंदर सेपोनिफिकेशन वाला पार्ट था, वहां पे हमने करा हुआ है ये। तो सुनो, देखो, डिटर्जेंट्स और सोप दोनों साफ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या है, साफ करने का काम कर रहे हैं। तो अपने पास ये होता है, ये अपने पास क्या होता है, पोलर पार्ट होता है। ये अपने पास क्या होता है, आपको पता है ये क्या होता है, ये अपने पास नॉन पोलर पार्ट होता है, कार्बन चेन होती है ये अपने पास पोलर पार्ट होता है, तो पानी से जुड़ जाता है। ये अपने पास हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगता है इसको। ठीक है, पानी से दूर रहता है। ये अपने पास होता है हाइड्रोफिलिक, ये पानी से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, ये पोलर पार्ट होता है। Na+ वाला, ये पूरा का पूरा अपनी कार्बन चेन होती है। तो ये अपने पास नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक, ये होता है पोलर, हाइड्रोफिलिक, ये पानी को पसंद करता है। दो तरीके के होते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। चलो पहले सोप करते हैं। सोप क्या होते हैं, डेफिनेशन याद कर लेना। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, एग्जाम्पल स्टेरिक, ओलिक एंड पाल्मिटिक। सेपोनिफिकेशन क्या होता है, सोप बनाने का तरीका सेपोनिफिकेशन होता है। ठीक है, कि अगर हमको सोप बनाना है तो हम सेपोनिफिकेशन का यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये रहा, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फैट लिया, आपने कोई भी फैटी एसिड लिया, ठीक है, क्या करते हैं, फैटी एसिड लेते हैं। फैटी एसिड को हम लोग जो है NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उससे अपने पास मिल जाता है सोप प्लस ग्लिसरॉल। सो नहीं आएगा, ग्लिसरॉल। ठीक है, कि फैटी एसिड लिया, KOH या NaOH लिया, उसका रिएक्शन कराया तो आपको ये मिल जाता है। और आप लोगों को अगर सेपोनिफिकेशन आता है तो ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपको ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा। ये अपने पास सोप का होता है C17H35COO Na। तो ये अपने पास इतना पार्ट तो पोलर होता है, ये मतलब ये नॉन पोलर, ये पोलर पार्ट, ये पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, सोडियम स्टेरेट। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपने पास सोप और ग्लिसरॉल मिलता है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फैट। मैं आपको बताया कोई भी फैटी एसिड लिया, फैटी एसिड को हम लोग जो है KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करवाते, दो चीजें मिलेंगी, सोप मिलेगा और ग्लिसरॉल मिलता है, दोनों मिलेंगे। ठीक है, मिक्सचर आपको, हाँ, तो आपके पास जो सोप और ग्लिसरॉल दो चीजें मिल रही थी ना, सोप मिल रहा था और ग्लिसरॉल मिल रहा था, इन दोनों के जो मिक्सचर होता है उसको हम स्पेंट लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेंट लाई। ठीक है, और ये अपने पास सोडियम सोप, और अपने पास सोडियम के सोप्स होते हैं, पोटेशियम के सोप्स होते हैं। तो पोटेशियम के सोप्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, छूने में आपको सॉफ्ट लगेंगे, और सोडियम के जो सोप्स होते हैं वो हार्ड होता है। ये सोडियम वाला सोप है, यहीं पे सोडियम की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? पोटेशियम। तो ये पोटेशियम वाले सॉफ्ट हो जाएंगे, सोडियम वाले हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास टाइप्स ऑफ सोप आ गया। आपको पता ही है, आपने हर जगह यूज करा हुआ है। खैर लड़कियों को पता होगा, लड़कों को नहीं पता होगा टाइप्स ऑफ सोप। उनका तो हर जगह मुंह पे लगाना है एक ही सोप, आप लोगों को कपड़े धोने हैं उसी साबुन से धो दिए, खुद नहाना है उसी साबुन से नहा लिए। ठीक है, हर चीज एक ही साबुन है, लाइफ बॉय जैसा, ये हर चीज उसी साबुन से करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो पहला अपने पास होता है टॉयलेट सोप। तुम लोग सीख लो आज, लड़कों तुम लोग सीखो कितने तरीके के सोप होते हैं। अपने पास होता है टॉयलेट सोप, ये बेटर क्वालिटी फैट से बनता है। ये क्या करता है? ये एक्सेस एल्कली हमारे पास हटा देता है, परफ्यूम या कलर्स के अंदर हम लोग इसको ऐड करते, परफ्यूम और कलर इसके अंदर एडेड होता है। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग सोप, ऐसे सोप जो पानी में तैरते हैं। तो ये वाले सोप क्या होते हैं? जब हम लोग ये सोप बन रहा होता है तो इसके अंदर बबल्स बना दिए जाते हैं अंदर बहुत सारे, जिसकी वजह से एयर बबल्स की वजह से ये हमारे पास फ्लोट करता है पानी में। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट सोप। इसमें क्या होता है? इसके अंदर हम लोग जो है इथेनॉल मिला देते हैं। तो इथेनॉल मिलाने की वजह से क्या है, इथेनॉल हमने मिलाया तो जब सोप बना रहे होते हैं ना तो इथेनॉल को इवेपोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सोप जो है ट्रांसपेरेंट दिखता है। एक सोप तो था जो ट्रांसपेरेंट था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। एक होता है मेडिकेटेड सोप, ये अपने पास जैसे इसके अंदर डेटॉल या फिर आपके पास बिथेनॉल, कोई भी चीज इसके अंदर एडेड होती है। जो डेटॉल के जो सोप्स आते हैं वो अपने पास मेडिकेटेड सोप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है शेविंग सोप्स, जो आपके पास जो है शेविंग आप अगर कर रहे हो तो ताकि ड्राई ना हो तो इसके अंदर ग्लिसरॉल डाला जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर शेविंग सोप यूज किया जाता है तो इसके अंदर बेहतर लेदर बनता है, जो आपका झाग बन जाता है ना वो अच्छा बनता है इसके अंदर शेविंग सोप में। नेक्स्ट, सोप की डिसएडवांटेजेस। सोप की डिसएडवांटेजेस इतनी है कि हार्ड वाटर में यूज नहीं होता है, क्योंकि जब इसको हार्ड वाटर में डाला जाता है तो ये स्कम बना लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्कम बना लेता है। जैसे देखो अपने पास पानी है H2O, ठीक है, अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर के अंदर अपने पास प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस। ठीक है, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं ना, ये सोप के साथ मिलकर हमारे पास स्कम बना लेते हैं, SCUM। क्या बना लेंगे? स्कम। ये स्कम क्या होता है? व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, तो ये इनसॉल्युबल होता है, ये हमारे पास पानी में सॉल्युबल नहीं होता और अपने पास व्हाइट कलर का स्कम बना लेता है ये। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास जब ये स्कम बन जाता है तो कपड़े साफ नहीं होते हैं। ठीक है, और एक कपड़ों से चिपक जाएगा, तो आपको कपड़े अगर व्हाइट दिखे ना धुलने के बाद भी, यानी कि आपके घर में जो पानी आ रहा है वो हार्ड वाटर है, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? डिटर्जेंट यूज करना है, सोप यूज नहीं करना। ठीक है, वहां पे सोप यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आ गए सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हम लोग सोप की जगह यूज करते हैं, इनका सफाई जो होती है इनसे वो बेहतर होती है, जो सर्फ हम लोग यूज करते हैं वो। ठीक है, ये हार्ड वाटर में अच्छे से काम करते हैं और स्कम फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो पहला, ये आखिरी है, सिर्फ ये आखिरी है, 3 इसके टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स करेंगे फिर खत्म। तो पहला होता है आयनिक डिटर्जेंट। आयनिक डिटर्जेंट्स ऐसे डिटर्जेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो आयनिक पार्ट होता है, आयनिक पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग एक्शन।
कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आयनिक पार्ट इतना वाला है, ये आयनिक पार्ट है, ये यहाँ पे सफाई करने का काम कर रहा है। आपको ये दिख रहा है, ये आयनिक पार्ट है, ये सफाई करने का काम कर रहा है। तो इसके टाइप्स याद कर लेना, ये याद मत करना, ये याद मत करना रिएक्शन, ठीक है। इसके सिर्फ टाइप्स याद कर लो। आयनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं, ऐसे डिटर्जेंट्स पहले तो याद करेंगे, ठीक है, फिर याद करना कि आयनिक डिटर्जेंट्स में आयनिक पार्ट जो होता है वो सफाई करके रिस्पॉन्सिबल होता है और हाउस होल्ड के अंदर यूज किया जाता है। टूथपेस्ट जो अपने पास होती है ना, जिसे आप ब्रश करते हो, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया केटाइनिक डिटर्जेंट्स। केटाइनिक डिटर्जेंट्स ऐसे डिटर्जेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, ये अपने पास सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस, केटाइन के पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है और पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हेयर कंडीशनर में यूज किया जाता है और जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसी वजह से बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत महंगा आता है ये, ठीक है। तो केटाइनिक डिटर्जेंट समझ आ गया, केटाइन वाला, एनायनिक वाला, कि जिसके अंदर एनायन वाला पार्ट सफाई का काम कर रहा है, केटाइनिक वाला केटाइन वाला पार्ट सफाई का काम कर रहा है, और ये महंगा भी आता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर इज आर कौन सा, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, ठीक है। इनके पास कोई भी डू नॉट कंटेन एनी चार्ज इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड, कि आपने फैटी एसिड लिया और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो आपके पास सर्दियों में हम कपड़े धोते हैं ना, वो ऐड आती है ना उसकी, अरे वो जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है स्वेटर वगैरह धोने के लिए, तो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट आते हैं अपने पास, वो नॉन आयनिक होता है, ठीक है। तो ग्रीस मिसल फॉर्मेशन करते हैं जैसे सोप करते हैं, और वैसे ये भी हटाते हैं। तो स्टेरिक एसिड लिया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल लिया, और आपके पास ये बन जाता है, ठीक है। यहां पर ये चैप्टर खत्म। बताओ, इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत, भाई ये चैप्टर में आपके पास पता है 2-3 चीजें ही हैं। इस चैप्टर में आप लोगों के पास पता है क्या क्या है। पहली चीज है आपके पास वो मैकेनिज्म वाला, क्या था नाम, क्या था उसका, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, इनहिबिटर वाला पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है। इनहिबिटर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, और आपके पास डिफरेंट ड्रग्स एंड डिफरेंट ड्रग्स आपके पास यहां पे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या यूजेस, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल और कुछ अगर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट इफ एनी, ठीक है। और फोर्थ आपके पास जो है सोप वाला है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इसका टाइप्स देखना है, ठीक है, आपको इसके एग्जाम्पल देखने हैं और हार्ड वाटर वाली चीज याद रखनी है। खत्म। ये है आपके पास सारा का सारा, ठीक है। ये होता है आपके पास सारा का सारा जो आपको इस वाले में करना है। जो इसके अंदर आपके पास इनहिबिशन वाला आपने पढ़ा था, कौन सा, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ये सब, ठीक है। चलो, हाँ, लिक्विड डिटर्जेंट इजी, माही प्रिया बहुत बढ़िया, ऋतुराज थैंक यू।
आप लोग क्लास में जा सकते हैं, मैथ्स की क्लास है आप लोगों की। बेटा जो जो देखो ये आपको चीजें बताई गई है ना, इसके हिसाब से नोट्स बनाना, जो यहाँ पे चीजें बताई गई हैं उसके हिसाब से नोट्स बनाना, कुछ एक्स्ट्रा चीज मत करना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई लिखाई करते रहे ना, ठीक है। कल हम लोग करेंगे बायोमोलिक्यूल, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। वीडियो कॉल करेंगे बाद में, लास्ट क्लास जब होगी तब, ठीक है, बाय।